दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद यह पहली बार है जब किसी युद्ध में 15 देशों पर हमले हुए। एक और वॉर और मार्केट में वही पैनिक। निफ्टी 24,900 से गिरा, सेंसेक्स 80,200 से, और गेस करो कितने स्टॉक्स 3% से नीचे गिरे होंगे? 100, 200, 500, 900। सही जवाब है ऑप्शन डी, पूरे 900 स्टॉक्स। अब आई एम प्रिटी श्योर आप ऑलरेडी इसके अराउंड बहुत से वीडियोस देख चुके हैं, लेकिन जब बात इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू और स्टॉक मार्केट की आती है तो दिस इज द वीडियो फॉर यू। इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एवरीथिंग यू शुड नो एज एन इन्वेस्टर अबाउट हाउ द यूएस इजराइल ईरान वॉर कुड इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी एंड मेनली स्टॉक मार्केट। पहले हम ऐसे 5 पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपको इस इवेंट का पूरा इकोनॉमिक इम्पैक्ट बता देगा। नेक्स्ट स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट, जिसमें हम स्पेसिफिकली कमोडिटीज, प्रेशियस मेटल्स और इक्विटी ने कैसा बिहेव किया ये देखेंगे, और लास्ट में वो सेक्टर्स भी देखेंगे जिसने सबसे ज्यादा इसकी मार झेली। अब हो सकता है जब मैं सेक्टर्स की बात करूं तो आपके दिमाग में क्रूड ऑयल से जो लिंक्ड सेक्टर्स हैं वो आए, लेकिन मैं आपको 4 और ऐसे बाहर के सेक्टर्स बताऊंगी जिसके बारे में आप शायद कभी गेस नहीं कर पाओगे। तो अगर इनके बारे में भी जानना है तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ट्रस्ट मी आगे कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारी टीम के लिए भी बहुत शॉकिंग थे। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो। ऐसे जियोपॉलिटिकल शॉक्स हमेशा मार्केट के लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज रहे हैं। जी हाँ, ये टेबल देखो, पिछले 26 सालों में टोटल 11 वॉर्स और स्ट्राइक्स हुए, उसमें सभी में इमीडिएट मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट किया। 9%, 12%, 15% तक गिरा, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते से लेकर मैक्सिमम 6 महीने के स्पैन में ही मार्केट ने रिकवर भी कर लिया। और जब मैं जूम आउट करके इसके 3 ईयर रिटर्न्स देखती हूं तब समझ आता है इन्हीं इवेंट्स के बाद सेंसेक्स ने स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रिटर्न्स भी दिए, और थोड़े बहुत रिटर्न्स नहीं है, 60, 90 से लेकर 230% तक रिटर्न्स। मतलब एज एन इन्वेस्टर हमें इस इमीडिएट इंपैक्ट के कॉलम से ज्यादा ये बाउंस बैक कॉलम में फोकस करना चाहिए कि आगे कैसे मार्केट बिहेव कर सकता है व्हेन इट कम्स टू दिस स्ट्राइक। क्या ये भी इवेंट उन 10 इवेंट्स में फॉल करेगा या इसकी कहानी कुछ और होगी? चलिए वो 5 पॉइंट्स देखते हैं जो ये बताएंगे कि इंडियन इकोनॉमी को सबसे ज्यादा कहां से नुकसान पहुंच रहा है। और आप विश्वास नहीं करोगे, इसका जवाब ईरान से आने वाला ऑयल नहीं है। रियल पिक्चर कुछ और है, इससे भी कहीं बड़ी। तो इस पूरी कहानी का इंपैक्ट इंडिया पर कैसा है ये हम 5 सवालों से समझेंगे, और इन्हीं सवालों के जवाब में पता चलेगा कि कहानी का हीरो कोई और है। पहला सवाल, इंडिया की डायरेक्ट ट्रेड और ऑयल डिपेंडेंसी ईरान पर कितनी है? सी, इंडिया और ईरान के बीच टोटल ट्रेड रफली 1.7 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, और उसमें भी ज्यादा हिस्सा हमारे एक्सपोर्ट्स का है, इंपोर्ट्स का नहीं। समझ रहे हो? हम ज्यादा उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे इंपोर्ट नहीं करते। और एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, पिछले कुछ सालों में इंडिया ने ईरानियन ऑयल पर डिपेंडेंसी काफी कम कर दी है। जी हाँ, हमने अपना ऑयल बास्केट ही डाइवर्सिफाई कर दिया। रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल, यूनाइटेड स्टेट्स से शिपमेंट्स और मिडिल ईस्ट के मल्टीपल सप्लायर्स। तो हम ईरान पे उतना ज्यादा डिपेंडेंट है ही नहीं ऑयल के लिए जितना हवा बनाई जा रही है। इसलिए सिर्फ इंडिया ईरान ट्रेड देखकर पैनिक करना इनकम्प्लीट पिक्चर है। यहीं से आता है हमारा दूसरा सवाल, क्या इंडिया को बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है? फिक्र करना है, पर ऑयल कौन देगा इसकी नहीं, बल्कि ऑयल कहां से आएगा, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फॉर दोज हू डोंट नो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही नैरो पैसेज है। इस सकरे से पैसेज से दुनिया के टोटल ऑयल कंजम्पशन का लगभग 1/5 हिस्सा पास होता है। इसलिए ये वर्ल्ड का सबसे बिजी ऑयल रूट माना जाता है, जो इंडिया के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया अपनी टोटल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 85% इंपोर्ट करता है, और इंडिया के ऑयल इंपोर्ट का लगभग आधा हिस्सा इसी रूट से आता है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम ईरान से कितना ऑयल लेते हैं, इशू ये है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट इंटरकनेक्टेड है। अगर सप्लाई का रिस्क बढ़ता है तो क्रूड का प्राइस स्पाइक करता है, मतलब इंडिया के लिए इकोनॉमिक थ्रेट होगा। अब आता है तीसरा सवाल, अगर ऑयल प्राइसेस स्पाइक हो गए तो क्या होगा? सोच के देखिए, क्रूड ऑयल का प्राइस अचानक $10 पर बैरल बढ़ जाता है। जब ग्लोबल प्राइस बढ़ता है तो हमें ज्यादा डॉलर्स देके वही तेल खरीदना पड़ सकता है। अब हर $10 का इंक्रीज इंडिया के एनुअल इंपोर्ट बिल को रफली 12 से 13 बिलियन डॉलर तक बढ़ा देता है। मतलब तेल का दाम बढ़ा सिर्फ $10 और हमारा बिल बढ़ा 12 से 13 बिलियन से। इससे देश में महंगाई तो बढ़ेगी ही, लेकिन साथ ही करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा। अकाउंट डेफिसिट मतलब देश डॉलर्स में कमाएगा कम और खर्च ज्यादा होगा। बेसिकली फॉरेन अकाउंट घाटे में चलेगा। अभी कैट 1.2% ऑफ जीडीपी है। अगर ये सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट से भी बढ़ा तब रुपी विल ऑल्सो स्टार्ट रिएक्टिंग।
जिससे आता है हमारा चौथा सवाल, क्या आरबीआई और गवर्नमेंट इस शॉक को इजीली हैंडल कर पाएंगे? अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई इजीली इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर पाएगा। हायर इंटरेस्ट रेट का मतलब लोन महंगा होगा, ईएमआई महंगी होगी, कंजम्पशन स्लो होगा, बिजनेस एक्सपेंशन भी स्लो होगा। अब गवर्नमेंट की साइड अगर देखें तो अगर सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स मतलब एक्साइज कम करे ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले तो शॉर्ट टर्म में अच्छा लग सकता है, लेकिन फ्यूल टैक्स गवर्नमेंट की बड़ी इनकम है। टैक्स कट हुआ तो इनकम कम हुई, जिससे बोरोइंग बढ़ेगी, मतलब बॉन्ड यील्ड्स ऊपर, मतलब इंटरेस्ट रेट्स पर प्रेशर आएगा। रिजल्ट फिस्कल डेफिसिट आएगा। हेंस ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में टेंशन होगा। नेक्स्ट सवाल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या इसके अलावा भी कुछ हिडन रिस्क हैं? अनफॉर्चुनेटली यस, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा। इंडिया के लगभग 40 बिलियन के नॉन ऑयल एक्सपोर्ट मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका रीजन को जाते हैं, और इनमें से काफी शिपमेंट्स इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट से पास होती हैं। मतलब अगर यहां डिसरप्शन आता है तो ट्रेड टेम्परेरी स्लो हो सकता है। साथ ही मिलियंस ऑफ इंडियंस मिडिल ईस्ट में काम करते हैं और हर साल 40 से 50 बिलियन डॉलर के आसपास पैसा भेजते हैं इंडिया में। अगर रीजन में लंबी इंस्टेबिलिटी होती है तो ये रेमिटेंस इनफ्लो भी इंपैक्ट हो सकता है। मतलब रिस्क सिर्फ ऑयल का नहीं है, ट्रेड और डॉलर इनफ्लो का भी है। तो दोस्तों असली इशू ईरान से आने वाला ऑयल नहीं है। अगर ऑयल $80 पर बीबीएल के नीचे रहता है और कॉन्फ्लिक्ट लिमिटेड होता है तो रिकवरी पॉसिबल है, लेकिन अगर ब्रेंट $95 to $100 रेंज में सस्टेन करता है तो अर्निंग्स एस्टिमेट रिवाइज होंगी। एयरलाइंस, पेंट्स, केमिकल्स, ओएमसीज, लॉजिस्टिक्स, सबका कॉस्ट स्ट्रक्चर इंपैक्ट होगा। और एक बात, अगर हॉर्मुज रिस्की हो गया तो यूएस और यूरोप जाने वाले कार्गो को अफ्रीका के नीचे मतलब केप ऑफ गुड होप से रीराउट करना पड़ेगा, जिससे 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं। फ्रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ेगी, इन्फ्लेशन स्पाइक कर सकता है और वैल्यूएशन मल्टीपल्स कंप्रेस हो सकते हैं। इसीलिए क्रूड आज डोमिनेंट मैक्रो फैक्टर है। मतलब मार्केट सिर्फ वॉर हेडलाइन प्राइस नहीं कर रहा, मार्केट ये देख रहा है ऑयल कितनी देर हाई रहता है, डिसरप्शन टेम्पररी है या प्रोलॉन्ग, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा या नहीं। विद दिस आरबीआई रेट करेगा या पॉज करेगा, और क्या गवर्नमेंट फिस्कल प्रेशर में आएगी। तो मैक्रो लेवल पे हम इन्वेस्टर्स को इन फैक्टर्स पे नजर रखनी है, लेकिन साथ ही ये भी देखना है कि ये सब मार्केट के अंदर कैसा दिख रहा है। इक्विटीज क्या सिग्नल दे रहे हैं, क्या गोल्ड और सिल्वर अभी भी सेफ हेवन बन रहे हैं, और कौन से सेक्टर ज्यादा रिएक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। We'll start with commodities and precious metals. You know, वीकेंड पर यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जो एस्केलेशन हुआ, उसका सबसे पहला रिएक्शन इक्विटी से ज्यादा कमोडिटी मार्केट्स में दिखा था। सबसे पहले ऑब्वियसली ऑयल पे ब्रेंट क्रूड ने रफली 9 से 11% का जंप लिया और $80 प्लस के आसपास ट्रेड करने लगा। दूसरा रिएक्शन कहा था गोल्ड पे, और आप तो जानते ही हैं कि जब भी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती है, प्रेशियस मेटल्स नेचुरली स्पॉटलाइट में आ जाते हैं। इन्वेस्टर्स करेंसी वॉलेटिलिटी, ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन और ब्रॉडर मार्केट रिस्क से हेज करने के लिए गोल्ड की तरफ शिफ्ट करते हैं। और इंडिया में तो और एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड होती है। अगर रुपी वीक हो जाए तो चाहे ग्लोबल गोल्ड प्राइस स्टेबल हो, डोमेस्टिक गोल्ड फिर भी महंगा हो सकता है। मतलब डबल इफेक्ट, ग्लोबल मूव प्लस करेंसी इंपैक्ट। सिल्वर भी साथ में मूव करता है, लेकिन थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल तरीके से। हालांकि मार्केट ओपनिंग में स्ट्रॉन्ग अप मूव के बाद हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर ने अपने इनिशियल गेन जरूर गिव अप कर लिए। ये टिपिकल रिस्क रिएक्शन है। जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है, पैसा सेफ्टी और हेजिंग दोनों ढूंढता है। अब इक्विटी मार्केट्स देखते हैं। इस सिचुएशन में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एमसीएक्स एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बन जाता है। एमसीएक्स का बिजनेस सिंपल है, जितना ज्यादा प्राइस में हलचल उतनी ज्यादा ट्रेडिंग। जब गोल्ड, सिल्वर और क्रूड तेज ऊपर नीचे होता है, लोग हेज करने और ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। एमसीएक्स की मेजॉरिटी इनकम बुलियन और एनर्जी प्रोडक्ट से आती है, तो जब वॉलेटिलिटी हाई रहती है, एक्सचेंज के वॉल्यूम्स बढ़ते हैं। मतलब जहां वॉर रिस्क क्रिएट कर रहा होता है, वहीं एमसीएक्स जैसी कंपनी को एक्टिविटी का फायदा मिल सकता है। लेकिन मार्केट में हमेशा दो साइड होते हैं। अब दूसरी तरफ ऑटो और टायर कंपनीज को देखिए। टायर बनाने में क्रूड से जुड़े रॉ मटेरियल्स लगते हैं। अगर ऑयल $10 या $20 ऊपर सस्टेन करता है तो उनका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। एक्सपोर्ट करने वाली ऑटो कंपनीज को शिपिंग कॉस्ट का भी प्रेशर आ सकता है अगर गल्फ रूट्स डिस्टर्ब होते हैं। डिमांड अभी ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट मार्जिन स्क्वीज हो सकते हैं। केमिकल सेक्टर भी इसी चेन का हिस्सा है। बहुत सारे कमोडिटी केमिकल मैन्युफैक्चरर्स जैसे नाफ्था, एथिलीन, बेंजीन, प्रोपिलीन जैसे क्रूड लिंक्ड इनपुट्स यूज करते हैं। अगर शिपिंग रिस्की हो जाए या फ्रेट महंगा हो जाए तो इनकी लैंडेड कॉस्ट बढ़ जाती है।
ऊपर से ग्लोबल डिमांड ऑलरेडी थोड़ी स्लो है, तो हर बार प्राइस बढ़ाकर कॉस्ट पास करना इजी नहीं होता। अगर कॉन्फ्लिक्ट लंबा चलता है तो अर्निंग्स पर प्रेशर आ सकती है। लेकिन हिस्ट्री एक चीज बताती है, जियोपॉलिटिकल पैनिक में जल्दी एग्जिट करना अक्सर गलत डिसीजन साबित होता है। जैसे कि हमने देखा, पहले भी जब वॉर या कॉन्फ्लिक्ट के टाइम मार्केट गिरा, रिकवरी का फेज काफी फास्ट आया। जो लोग पैनिक में बेच कर निकले वो बाउंस मिस कर गए। हाँ, अगर कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग हो जाता है और मिडिल ईस्ट की स्पेंडिंग या प्रोजेक्ट स्लो पड़ते हैं तो उन कंपनीज को रियल इंपैक्ट भी हो सकता है जो वहां से रेवेन्यू लेते हैं। शॉर्ट डिस्ट्रप्शन मैनेजेबल होता है, लेकिन अगर डिले और पेमेंट स्ट्रेच हो जाए तब ऑर्डर बुक्स और कैश फ्लो दोनों में प्रेशर आ सकता है। लेकिन व्हाट इफ मैं कहूं कि इस कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट सेक्टर्स पे नहीं, बल्कि इसका असर इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्वेलरी, आईटी सर्विसेज, यहां तक कि एग्रीकल्चर पे भी पड़ सकता है। चलिए देखते हैं इंडिया सिग्निफिकेंट मिडिल ईस्ट एक्सपोजर। दोस्तों, मिडिल ईस्ट इंडिया के लिए सिर्फ तेल का सोर्स नहीं है। वहां इंडियन कंपनीज रोड्स, पावर प्लांट्स, डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट्स, आईटी सर्विसेज और ज्वेलरी रिटेल तक का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लार्सन एंड टर्बो का लगभग 37% ऑर्डर बुक मिडिल ईस्ट से लिंक्ड होता है। जब एस्केलेशन की न्यूज आई, स्टॉक ने इंट्राडे अराउंड पे 7% तक करेक्शन देखा था, क्योंकि मार्केट को डर था कि अगर वहां प्रोजेक्ट्स डिले हुए तो फ्यूचर रेवेन्यू इंपैक्ट हो सकता है। इसी तरह केईसी इंटरनेशनल और वीए टेक वाबैक जैसे प्लेयर्स के ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट्स सऊदी अरेबिया, यूएई या ओमान में चल रहे हैं, उनका एक्सपोजर ऑपरेशनल डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। चाहे काम स्मूथली ही क्यों ना चल रहा हो, लेकिन मार्केट एग्जीक्यूशन रिस्क को पहले प्राइस इन करता है, इसलिए वहां भी शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिला। कल्याण ज्वेलर्स का केस थोड़ा अलग है। उनका गल्फ रिटेल स्ट्रॉन्ग ग्रो कर रहा था। Q3 FY26 में मिडिल ईस्ट रेवेन्यू ऑलमोस्ट 28% ग्रो हुआ। लेकिन अगर रीजनल कंज्यूमर सेंटिमेंट वीक होता है तो ज्वेलरी जैसे डिस्क्रिशनरी खर्च पर असर आ सकता है, इसलिए स्टॉक भी न्यूज के बाद प्रेशर में आई। स्टॉक ने 4% से ज्यादा का इंट्राडे डिप देखा आफ्टर रिकवरिंग एट क्लोजिंग। अब एग्रीकल्चर एंगल देखिए। इंडिया के 5 मेजर बासमती मार्केट सऊदी, ईरान, इराक, यूएई और येमेन सब मिडिल ईस्ट में हैं, और ये ही वो मार्केट्स हैं जो इंडिया के लगभग आधे बासमती एक्सपोर्ट्स का इंजन चलाते हैं। अगर रीजन अनस्टेबल होता है तो एक्सपोर्ट्स और फार्मर्स दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं। ऊपर से एलएनजी सप्लाई का इशू। कतार से आने वाले गैस फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। अगर सप्लाई डिस्टर्ब होता है तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन स्क्वीज हो सकता है। गवर्नमेंट को या तो सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी जिससे फिस्कल प्रेशर बढ़ेगा, या फिर शॉर्टेज अलाउ करनी पड़ेगी जिसका इंपैक्ट रूरल इनकम पर पड़ेगा, और रूरल डिमांड स्लो हुई तो पूरी कंजम्पशन चेन पर असर आ सकता है। और मान लो अगर इंस्टेबिलिटी यूएई जैसे ट्रेड हब तक पहुंचता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स का मेजर डेस्टिनेशन है, तो इंपैक्ट सिर्फ ऑयल तक लिमिटेड नहीं रहेगा। सप्लाई चेन्स, एक्सपोर्ट्स और वर्किंग कैपिटल सब पर रिपल इफेक्ट आ सकता है। इसलिए ये सिर्फ हेडलाइन इवेंट नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशन का इंपैक्ट धीरे धीरे कंपनी के प्रॉफिट्स, कैश फ्लो और बैलेंस शीट तक पहुंच सकता है, और यहां से पिक्चर और ब्रॉडर हो जाती है, क्योंकि अब बात सिर्फ सेक्टर्स की नहीं, पूरी इकोनॉमी की डायरेक्शन की है। दोस्तों, एज वी नो, रुपी ऑलरेडी 91 प्लस पर डॉलर जोन में ट्रेड कर रहा है। ऊपर से यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टेटमेंट है कि कॉन्फ्लिक्ट 4 हफ्ते से ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्रूड एलिवेटेड रह सकता है, और उसका डोमिनो इफेक्ट आप अब समझ ही चुके हैं। इन्फ्लेशन प्रेशर, फिस्कल टेंशन, रेट कट डिले, अर्निंग्स इंपैक्ट। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है? पहला, इंडिया डायरेक्टली ईरान पर डिपेंडेंट नहीं है। रियल रिस्क ग्लोबल ऑयल प्राइस और सप्लाई रूट्स का है। दूसरा, शॉर्ट टर्म स्पाइक मैनेजेबल होता है, लेकिन अगर ऑयल 95 to $100 रेंज में सस्टेन करता है तब मैक्रो प्रेशर रियल हो सकता है। तीसरा, इंपैक्ट सिर्फ ऑयल कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है। इंफ्रा, ज्वेलरी, ऑटो, केमिकल्स, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब इंटरकनेक्टेड है। और चौथा, हिस्ट्री ने दिखाया है कि मार्केट्स इनिशियल शॉक एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पैनिक टेम्पररी होता है जब तक फंडामेंटल स्ट्रक्चरली ब्रेक ना हो। कई बार ऐसे जियोपॉलिटिकल शॉक्स के दौरान मार्केट बॉटम भी बना लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फियर के टाइम पर ही मैक्सिमम सेलिंग होती है। लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्ट प्रोलॉन्ग हो जाए तो सिलेक्टिव सेक्टर्स में जेन्युइन अर्निंग्स रिस्क आ सकता है। इसलिए इन्वेस्टर के लिए मैसेज सिंपल है, हेडलाइन से ज्यादा ऑयल को देखो, ऑयल से ज्यादा ड्यूरेशन को देखो, और ड्यूरेशन से ज्यादा फंडामेंटल्स को देखो। यही मेजर टेक अवे है। अब सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, ये करेक्शन सिर्फ पैनिक रिएक्शन है या लॉन्ग टर्म स्ट्रेस का सिग्नल है? कमेंट करके जरूर बताओ। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपना व्यू शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.